उद्देश्य से विमुख हुआ व्यवस्था विकास सारस्वत जनजातियों को अबूझे के रूप में देखने वाले औपनिवेशिक प्रवृत्ति से कब तक मुक्ति मिलेगी। लेखक इंडिया अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के सोनम वांगचुक की रासुका के तहत गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई है। लेह हिंसा की जांच के साथ प्रदर्शनकारियों की मांग पर निष्पक्ष चर्चा की आवश्यकता है। यह चर्चा केवल लद्दाख संकट के संदर्भ में नहीं बल्कि व्यापक संदर्भ में हो। लद्दाख के पिछले 4 वर्षों में राज्य का दर्जा पाने की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों की दूसरी मांग यह है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डाला जाए। लद्दाख चीनी नियंत्रण रेखा से लगा हुआ संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में वहाँ के केंद्र का व्यापक नियंत्रण एक व्यवहारिक आवश्यकता है। लद्दाखियों का एक डर यह है कि केंद्रशासित प्रदेश बने रहने से गैर लद्दाखी वहाँ बड़ी संख्या में बसकर उनकी सांस्कृतिक पहचान मिटा सकते हैं, इसलिए उनकी पहचान बचाने के लिए परिविधान होनी चाहिए। जनजातियों के आर्थिक सामाजिक हित और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखने के लिए संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्राविधान है। अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग ने जनजातीय बहुल लद्दाख को 5वीं या 6ठी अनुसूची में शामिल करने की संस्तुति भी की थी। पर समस्या यह है कि 6ठी अनुसूची केवल पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है, बाकी जगह जनजातीय क्षेत्रों पर 5वीं अनुसूची लागू होती है। 6ठी अनुसूची का दायरा इतना सीमित है कि पूर्वोत्तर में होते हुए भी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाने में 6ठी अनुसूची में न डालकर अनुच्छेद 371A और 371AH के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसलिए वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में लद्दाख की 6ठी अनुसूची में डालना असंभव है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए केंद्र ने लद्दाख में लेह और कारगिल के लिए 2 स्वायत्तशासित पर्वतीय विकास परिषद बनाए हैं। केंद्र नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को 85% का आरक्षण दिया है। संवैधानिक पेचीदगी और व्यवहारिक संभावनाओं से परे यह पूछना भी आवश्यक है कि 75 वर्षों से चले आ रहे प्राविधान जनजातीय क्षेत्रों में कितने कारगर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 5वीं 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद, इनर लाइन परमिट और अनुसूचित क्षेत्रों का व्यवस्थापन न केवल क्षेत्रीय विकास में विफल हुआ बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी बाधा बनकर भी उभरा है। इन क्षेत्रों में अधिकतर विकास कार्य क्षेत्रीय निधि से हुआ। इन प्राविधान से 2 शक्तियां अक्सर लाभान्वित हुई, पहली मशीनरी और दूसरा कम्युनिस्ट। कुलधर चालिका ने संविधान सभा की बहस में इन क्षेत्रों के कम्युनिस्टता बनने की भविष्यवाणी की थी। जनजातीय परिषद जैसे पैसे की कमी और पूर्ण अधिकारों के अभाव में अपने उद्देश्यों में विफल रही, क्योंकि इन प्राविधानों के मूल प्रेरणा और विकास में परस्पर विरोधाभास है। लद्दाख में एक और सभी परियोजनाओं, उद्योगों और यहाँ तक कि पर्यटन का भी विरोध हो रहा है, जो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा भी बता रहे हैं। स्वयं सोनम वांगचुक का कहना है कि विकास सुविधा अवश्य लाइए, परंतु हमें ऐसी विकास में कोई रुचि नहीं जो दुर्भाग्य से यह विसंगति आज जनजातीय क्षेत्रों में आम हो गई है। वहाँ विकास का विरोध भी होता है और शासकीय उपेक्षा की नाराजगी भी रहती है। नेतृत्व जनजातियों को अलग रखने की बात करता है, परंतु ऐसा कौन है जिसे आज तकनीकी प्रगति के फल और बुनियादी ढांचे में विकास की अपेक्षा ना हो, चाहे पूंजी हो या देशाटन विचार हो या तकनीक और गैर जनजातीय आवागमन की सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो यह अवचेतन विडंबना अंग्रेजी शासनकाल की एक संरक्षणवादी नीति का परिणाम है, जिसने जनजातियों को अबूझा मानकर न केवल उन्हीं के क्षेत्रों में पाबंद रखा बल्कि गैर जनजातीय समाज को भी एक्सक्लूडेड एरियाज, अपवर्जित क्षेत्र और इनर लाइन परमिट जैसी व्यवस्था बनाकर उससे घुलने मिलने नहीं दिया। गैर जनजातियों से संपर्क को जनजातियों के लिए घातक समझने वाले JH हटने से जनजातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तक की वकालत हुई। 1931 में सेंसस कमिश्नर रहते हुए हटन ने जनजातीय धर्म के इतने व्यापक मानक तय कर दिए कि अधिकतर जनजातियों की गणना हिंदू धर्म से अलग हो पाए। वह तो हिंदू महासभा के प्रयास थे जिन्होंने जनजातियों को अपना धर्म हिंदू अंकित करने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्य से अंग्रेजी नीतियों की एक अनुसरण स्वतंत्र भारत ने भी किया और अपवर्जित
एवं वांछित अपवर्जित क्षेत्रों को 5वीं छठी अनुसूची में डाला, जिसे अंग्रेजी शासन में हटन, आर्चर और जेपी मिश्र आदि विज्ञानी जनजातीय नीति तय कर रहे थे। वैसे भारत के वॉरियर एल्विस को महत्व मिला। जनजातियों के प्रति अपने अगाध प्राच्य प्रेम के चलते एल्विस ने भी पृथक्करण की हिमायत की। एल्विस नेहरू की ही आवाज़ थे। एल्विस के दर्शन ने भारत की जनजातीय नीति निर्धारित की। जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाने के पक्षधर थे। इस विलगावादी संरक्षण के विरुद्ध भारतीय समाजशास्त्र के पितामह गोविंद धुरे और गांधीवादी अमृतलाल ठक्कर जनजातियों को आधुनिक ढांचे में समाहित करने के पक्षधर थे। जनजातियों को अलग रखने की नीति के परिणामों के प्रति सचेत रहने और अपनी जीवन वनवासियों की सेवा में खपाने वाले ठक्कर बाबा ने कहा था कि जनजातियों को उसके कपड़ों एवं जंगलों में सीमित रखना उन्हें अकादमिक व्यक्तियों के अवलोकन के लिए कांच के संग्रहालय में रखने जैसा है। इस कथन में 5वीं और 6ठी अनुसूची की कड़वा सच है। वोट बैंक की इस बांदी बन चुकी राजनीति में इतना साहस नहीं था कि वह नए सिरे से कुछ सोच पाए, परंतु प्रबुद्ध जनों, खासकर जनजातीय बुद्धिजीवियों को विचार करनी चाहिए कि वो जनजातियों को अबूझे के रूप में देखने वाले औपनिवेशिक विकृति से कब मुक्त होंगे। जबकि 75 वर्ष में गैर जनजातीय समाज के भीतर बहुत सा परिवर्तन अवांछनीय माना गया, तब जनजातियों और गैर जनजातीय समाज के संबंधों को नए सिरे से देखने की पहल क्यों नहीं की जा सकती है। अगला आर्टिकल, युवाओं की समस्याओं को समाधान खोजें, जगमोहन सिंह राजपूत। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत रहा है। आने वाले वर्षों में परिवर्तन की गति का अनुमान लगाना आसान नहीं। तेज बढ़ती आकांक्षाओं और जटिलताओं को लगातार बढ़ाती है। सीखने के तरीके बदल गए हैं और नया ज्ञान, नया कौशल, नवाचार हर दिशा में कार्यक्षेत्र खोल रहे हैं। ये संभावना नहीं है तो समस्या भी नहीं है और इसके समाधान भी नए ही खोजे होंगे। तो देश नवाचार के पीछे जाएगा या भविष्य के हर दृष्टि से पिछड़ जाएगा। इसी बीच शिक्षित युवाओं की संख्या बड़ी है, जिसमें से कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ग्रीन कार्ड ने नई दुनिया के दरवाजे खोले, जिनके बाद आने वाले 2-3 BHK और IIM की दुनिया में शिफ्ट हो गए। लेकिन अधिकांश युवा असहज हैं। उनके अंदर भविष्य के प्रति अनेक आशंकाएं और व्यवस्था का बढ़ता अविश्वास बेचैन करते हुए ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाली अधिकांश संस्थाएं अपनी साख खो चुकी हैं। कठिन परिस्थितियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की वर्षों तक तैयारी करने वाले शिक्षित युवा नहीं जानते कि कब पर्चा लीक हो जाए, नकल माफिया और सॉल्वर कब उनकी अपेक्षाओं पर पानी फेर दे। नियुक्तियों में ईमानदारी पर युवाओं को विश्वास नहीं रहा है। मंत्रियों और सेवा आयोग के अध्यक्षों के घरों में करोड़ों की नकदी बरामद होती है। कुछ दिन चर्चा होती और फिर अगली वैसे ही घटना होने तक सब शांत हो जाता। केंद्र और राज्य सरकारें अब नियुक्तियों में आउटसोर्सिंग प्रणाली चलाकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को जिस प्रकार के मानदेय पर अस्थायी नियुक्ति दे रही, वह किसी को भी हताश और निराश कर सकता है। क्या किसी विश्वविद्यालय या नीति आयोग से जुड़ी संस्थाओं ने आउटसोर्सिंग के बढ़ते दायरे पर कोई संक्षेपण किया? उनके लिए नए कौशल सीखने और रोजगार के अवसर खोजने के लिए सहायता देने की कोई योजना बनाई? शिक्षा संस्थाएं और कौशल सीखने वाले संस्थान अपेक्षित तेजी से अपनी कार्य संस्कृति बदल नहीं पा रहे हैं। हर प्रकार के बदलाव और नीतियों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए जिस स्तर के संवाद की अपेक्षा इस समय है, वह दूर दूर तक संभव दिखाई नहीं देती। इस समय सकारात्मक दृष्टिकोण की संभावनाओं को जहाँ जहाँ ढूंढा जा सकता है, उन्हें शिक्षा ही सबसे पहले आती है, क्योंकि शिक्षा ही हर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नीतियों में हो रहे परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। वैसे संवाद को भी युवा वर्ग के संवाद से अपने उत्तरदायित्व को गहराई से परखा जाना चाहिए। वर्ष 1789 से 1999 तक चली फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को विश्वव्यापी स्वीकार्यता प्रदान की। भारत के संविधान में से हर प्रकार से सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए, लेकिन हम व्यवहारिक स्तर पर तो इसे केवल आंशिक रूप से ही सफल हो पाए हैं।
नेता जाति समाप्त करने पर भाषण देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन अधिकांश चुनाव जाति विभेद के गणित पर ही लड़े जाते हैं। जीते या हारे उसी की उधेड़ बुन में डूबे रहते हैं। निश्चित रूप से वे अपने को, मतदाताओं को और लोकतंत्र को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। यह दुर्भाग्य है कि वैशाली और लिच्छवी के गणतंत्रों को उदाहरण देने वाले भारत अपने व्यवहार में लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित कर रहा है। आरक्षण के प्राविधान का लाभ जब तीसरी पीढ़ी तक उठा चुके परिवार आगे भी उसका लाभ उठाना प्रारंभ कर देते, तब समाज का वह वर्ग जो वंचित है, अत्यंत कष्टकर स्थिति में गुजरता है, किसके पास जाए। बराबरी लाने का सबसे सख्त मार्ग शिक्षा ही है, लेकिन प्रारंभ से ही हर विद्यार्थी जान जाता है कि वह दो में से किस वर्ग में है, सरकारी या निजी स्कूल में। देश में गैर बराबरी की जड़ें जमाने में यह विभेद सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। युवाओं और नई पीढ़ी में विश्वास और आशावादिता तभी जन्म लेगी जब देश का राजनीतिक वातावरण पक्ष और विपक्ष के भेद को इस संदर्भ में भुलाकर साझी समरसता के लिए एकजुट हो जाए। इस समय वातावरण में जो तल्खी कुछ जाने पहचाने तत्वों द्वारा लगातार पैदा की जा रही है, वो उनके लिए ही नहीं, देश के लिए भी हानिकारक है। यह देश के युवाओं के भविष्य को भूलकर राजनीतिक हानि लाभ को प्राथमिकता देने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल युवाओं के आंदोलनों का उल्लेख कर देश में वहाँ जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास करने वाले न तो युवाओं के हितैषी हो सकते और न ही भारत के। शिक्षा के समक्ष इस समय भारत को जानने और समझने के लिए स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत भारिता, उसकी विविधता और दर्शन का अध्ययन हर अध्यापक और युवाओं के लिए आवश्यक है। इसकी पूर्णता के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी को जानना भी युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी हितकर होगा। संभवतः यह उनमें से कुछ को राजनीति में चरित्र और निर्मलता की शक्ति से उनकी परिचय करा सके। इसी से भारत की सामाजिकता और संस्कृति की सार्वभौमिकता को समझने में मदद मिलेगी। लेखक एनसीईआरटी के निर्देशक जगमोहन सिंह राजपूत। आभासी दुनिया से सावधानी, डॉक्टर मोनिका शर्मा। लेखक सामाजिक मामले की जानकार। हाल में बिलासपुर में एक युवा इंजीनियर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना वैवाहिक रिश्ते जुड़ने वाली साइट्स पर सतर्कता बरतने की चेतावनी देती है। आत्महत्या करने वाले युवा के पास मिले सुसाइड नोट्स में लिखा था उसने प्यार में धोखा मिला। इसे झूठे दुष्कर्म के मामले उसके जीवन को बखेर दिया। ध्यातव्य है कि एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दिल्ली की एक युवती से पहचान के बाद दोनों में करीबी रिश्ता बना था। नज़दीकियां बढ़ने के बाद अचानक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया था। दुष्कर्म के मामले युवा को जेल जाना पड़ा। जमानत पर छूटने के बाद से ही वो गहरे तनाव में था। संबंधों के जुड़ने या टूटने के दौर में मानसिक उलझनों से लेकर झूठ आरोपों के जाल तक यह मामला सतर्क रहने की बात बता दिए थे। मैट्रिमोनियल साइट पर धोखाधड़ी, शोषण और झूठी पहचान के मामले आए दिन सामने आते रहे। पुरुष ही नहीं, महिला भी ठगी का शिकार बनती हैं। बीते दिनों पुणे में 25 वर्षीय महिला डॉक्टर ने भी शादी का झूठा वादा करने वाले व्यक्ति के झांसे में आकर आत्महत्या की थी। बाप रे। ज्ञात हो कि पहले से शादीशुदा आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर अपने प्रोफाइल बनाई और महिला के साथ संबंध बनाए, साथ ही झूठे झांसे लेकर उनसे 10 लाख के रुपये भी ऐंठ लिए। मैट्रिमोनियल साइट पर युवतियों के साथ झूठी पहचान बताकर शोषण और पुरुषों के साथ ठगी एवं झूठे मामले दर्ज करवाने की वाक़या इन साइटों पर होने वाले जालसाजी को स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एक निर्णय में कहा कि मैट्रिमोनियल साइट पर जानबूझकर विवाहित स्थिति को गलत तरीके से पेश करना शादी को रद्द करने का एक वैध आधार है। इस मामले में एक महिला की याचिका में कहा गया कि पति ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर कभी अविवाहित नहीं बताकर न केवल अपने पहले विवाह की बात छिपाई बल्कि अपनी कमाई भी बढ़ा चढ़ाकर बताकर धोखाधड़ी की। किसी की मैरिटल हिस्ट्री को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना कोई मामूली चूक नहीं है बल्कि विवाह की जड़ तक पहुंचने वाले तथ्यों को स्पष्ट रूप से छिपाता है।
बीते कुछ वर्षों में बिखरती सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था के चलते बड़ी संख्या में लोग मैट्रिमोनियल साइट्स की संख्या में जीवन साथी की तलाश करने लगे हैं। परिचित सगे संबंधियों से अलग वेबसाइट या ऐप जरिए विवाहित साइट पर अनजाने चेहरे के लिए सच छिपाना आसान होता है। इसी के चलते वर्चुअल संसार में झूठी घोषणाएं का खूब जालसाजी की जाती है। ऐसे में इन प्लेटफॉर्म किसी से जुड़ते समय सजगता आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव। संपादकीय मौसम का बिगड़ता मिजाज में बिगड़ते जलवायु चक्र के दुष्प्रभाव भारत के संदर्भ में चर्चा की गई। सब कुछ जानने के बाद बिगड़ते मौसम में होने वाले हानि की न्यूनतम न कर पाना सरकार के तंत्र की लापरवाही ही कही जाएगी। तय मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचे का निर्माण अनदेखी और जल निकासी के प्रबंधन व्यवस्था नाकामी अनेकानेक समस्याओं की वजह बनकर उभरी। कई विकसित और विकासशील देश ने इस समस्याओं के कारणों को सचमुच निवारण किया है। उनसे सीख लेने की महत्ता आवश्यक है। ये सच है कि भारत की भौगोलिक विविधता जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्याओं को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। परंतु इस कटु सत्य को भी स्वीकारना होगा कि सामान्य स्थानों पर भी थोड़ा भी अधिक बारिश हो जाने से अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर चाहे बात गांव, शहरों, महानगरों की हो या स्मार्ट सिटी की। आखिर हम कब सुधरेंगे? न्यायालय भी जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति पर सरकारी व्यवस्था को जमकर लताड़ लगा चुका है। जिम्मेदार नगर निगम हालात बिगड़ने की ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ते हैं। समस्या जस की तस बनी रहती है और परेशान जनता होती है। हर वर्ष बारिश में ऐसे हालात और दृश्य आम हो जाते हैं जो जनधन की हानि का कारण बनते हैं। अब जनता को भी इस सब से निजात चाहिए, पर भ्रष्टाचार, लापरवाह और गैर जिम्मेदार तंत्र नींद से जागे सूद ले तो कुछ बात बने। ये विडंबना है कि हर साल इतना सब हो जाने के बावजूद शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती। यदि वे घटना को दुर्घटना बताने की नीति को दोष देने के बजाय अपनी नीयत सुधार ले और कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए तो यह नुकसान न्यूनतम हो सकता है। सरकारी नौकरी। भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी आज युवाओं के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। लाखों लोग वर्षों तक मेहनत करने के लिए लेकिन बार परीक्षा स्थगित होने, पेपर लीक और अव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया के कारण उनका उत्साह टूटने लगता है। यह केवल परीक्षा की कठिनाई नहीं बल्कि व्यवस्था की असफलता का परिणाम है। दुखद बात यह है कि सरकारी शिक्षा रोजगार दोनों क्षेत्र में गंभीर नहीं है दिखती। दूसरी ओर कई तथाकथित शिक्षा सोशल मीडिया पर मसीहा बनकर लोकप्रियता बटोर रहे हैं, जबकि इस असल संघर्ष के समय वे छात्रों के साथ नहीं दिखते। इस स्थिति में युवाओं को निराश और असंतोष बढ़ा है। जरूरत इस बात की है कि सरकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी और समयबद्धता सुनिश्चित करे। युवाओं की मेहनत और आशाओं का सम्मान तभी होगा जब उन्हें निष्पक्ष अवसर मिलेंगे। आखिरकार ये युवा देश का भविष्य और उनका संघर्ष केवल नौकरी पाने का नहीं बल्कि व्यवस्था में विकास बनाए रखने का भी है। बच्चों को समझना जरूरी है। छात्रों में बढ़ती आत्महत्या एक गंभीर चिंता का विषय है बन चुकी है। माता पिता को अपने बच्चों की अपेक्षा से अच्छे नंबर लाने का दबाव, अच्छे कॉलेज में दाखिल लेने का तनाव बच्चों पर भारी पड़ रहा है। अच्छी कैरियर, अच्छे नंबर, अच्छा नौकरी की इच्छा गलत नहीं, लेकिन हमारा शिक्षा प्रणाली जो अंकों पर केंद्रित हुआ छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है। अधिक अंश लाने की होड़ और एक दूसरे को आगे निकलने की होड़ में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। माता पिता को यह समझना चाहिए कि अच्छे नंबर लाने और अच्छे अंक अच्छे करियर का मतलब ही सब कुछ नहीं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। हर बच्चों की अपनी एक क्षमता और प्रतिभा होती है, उन्हें समझकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तभी हम मूल्यवान जिंदगियों को बचा सकेंगे और आत्महत्या जैसे कृत्यों को रोक लगा सकेंगे। स्नेह की एकता। समाज में कर्म, परिस्थिति, भाषा, वेश, मत, विचारधारा, दल और संप्रदाय आदि के आधार पर विभेद होता है। ये विभेद संघर्ष को जन्म देते हैं, परंतु इसके बावजूद मानवता को वह तत्व है जो हमें स्नेह की एकता की प्रेरणा देता है। संघर्ष अंततोगत्वा विनाश का कारण बनता है। कोई भी समाज अपना विनाश नहीं चाहता, लेकिन यदि किसी का निर्माण दूसरे के विनाश पर होता है तो उसका विनाश असंभावी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी निर्मिति में स्वयं ही संघर्ष से उत्पन्न विनाश के बीज छिपे होते। इसके विपरीत स्नेह की एकता से उद्भूत अद्भुत मानवता मनुष्य के, उसके समाज और व्यवस्थाओं को भी कभी भी विनाश की ओर नहीं धकेलती। भौतिकतावाद की दृष्टि में मानवता
प्राकृतिक, जबकि आस्तिक की दृष्टि से वो ईश्वरीय विधान है। आध्यात्मिकतावादी से व्यक्ति के स्वयं का स्वरूप या स्वभाव मानते हैं। विभिन्न दृष्टियों से भिन्न भिन्न होते हुए भी तत्व मानवता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी दृष्टियों से मानवता स्नेह की एकता का परिणाम है। स्नेह की एकता आ जाने पर जैसे प्रेमी को प्रेमानंद, योगी को योगानंद, जिज्ञासु को ज्ञान, तत्व ज्ञान और भोक्तावाद को भौतिक साधनों के प्रति सुख मिलता है, उसी प्रकार स्नेह की एकता के चलते सारे भेद मिट जाते हैं। मानवता के भाव का जन्म होता है। मानवता के परिपूर्ण प्राणी सदा उदार और सत्य प्रिय होता है। उसी उदारता एवं सत्य प्रियता का एक विवेकपूर्ण, उदार और सह अस्तित्व को आदर देने वाले समाज का निर्माण करती है। वर्तमान में जब विभिन्न मतों, विचारों और सभ्यताओं के संघर्ष हिंसक होते जा रहे हैं, तब मानवता की इसी भाव बोध को समाज के अंदर जानने की जरूरत है, जिससे सभी मत और सिद्धांत मनुष्यता को उसके अभिष्ट तक पहुंचा सके। डॉक्टर प्रशांत अग्निहोत्री।